वेलकम फ्रेंड, युक्ति आईएएस पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 20 अक्टूबर है तो दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण न्यूज़पेपर में आप लोग के लिए पीटी प्रारंभिक परीक्षा, मेंस और इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है उसके मेन पार्ट सब पार्ट पर हम लोग चर्चा करेंगे, ताकि आप लोग की यूपीएससी और स्टेट पीसीएस जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं उनके लिए उपयोगी बन सके। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आप लोग अफेयर होते हैं उसमें उसके लिए पीटी और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया उसे भी हम लोग साथ में देखते चलेंगे। आगे बढ़ने से पहले आप लोग युक्ति आईएएस का ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर जो अंडरलाइन पेपर है वहाँ ही अवेलेबल कराया जा रहा है। साथ ही साथ इसका की पॉइंट आप लोग को अवेलेबल ऐप पर ही कराया जा रहा है, जो मेरे द्वारा आप लोगों को की पॉइंट दिया जाता है। साथ ही साथ बहुत से टेस्ट, यूपीएससी टेस्ट, बीपीएससी टेस्ट, यूपीपीसीएस टेस्ट स्टार्ट हो गए हैं, तो आप लोग जल्द से जल्द इनरोल करा सकते हैं। बहुत लो प्राइस रखा जाता है, आप लोग जानते ही हैं युक्ति आईएएस पर तो आप लोग शामिल हो सकते हैं टेस्ट में। आगे बढ़ने से पहले आप लोग ज़रूर यूट्यूब चैनल को, युक्ति आईएएस का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और जो हमारे पुराने और नए लिस्टर व्यूअर हैं, चैनल को ज़रूर शेयर कीजिए। जितना अधिक शेयर कीजिएगा, टारगेट 10,000 सब्सक्राइबर का है, जितना जल्दी यह पूरा होगा हम लोग स्मार्ट क्लास में कन्वर्ट होंगे और बेहतर माहौल के साथ, बेहतर एक कॉन्सेप्ट के साथ आप लोग को दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस और भी जो युक्ति आईएएस पर चलाए जाएंगे प्रोग्राम वो आप लोग को दिया जाएगा। तो आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब की संख्या बढ़ाने में हमारी सहायता कीजिए और कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, ताकि महत्वपूर्ण सुझाव हम लोग आपसे टू वे कम्युनिकेशन स्थापित कर सके। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं बिना समय गंवाए हुए, क्योंकि आपको मैं डेली ये सब चीज़ें बताता हूँ, आप लोग समझते ही होंगे बातों को। तो चलिए, पहले ही पेज में पहला टॉपिक आप लोगों को देश की सुरक्षा का प्रभावी केंद्र बनेगा नया सैन्य अड्डा, प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा कहा गया है। और यह जो न्यूज़ है आपको यूपीएससी जीएस पेपर के 2 और 3 पड़ोस नीति, जो हमारे पड़ोसी देश हैं उससे संबंधित जो गतिविधियां होती है उससे संबंधित टॉपिक, और रक्षा प्रौद्योगिकी में क्या बदलाव किए जा रहे हैं उससे संबंधित टॉपिक को यह न्यूज़ कवर करता है। और जो स्टेट पीसीएस वाले अभ्यर्थी हैं, ये टॉपिक आप लोग कवर कीजिएगा अपने जीएस के पेपर में, किस पेपर में आपका यह टॉपिक आता है वहाँ से इस न्यूज़ को कनेक्ट कीजिएगा। तो देखिए, कल ही गांधी नगर में डिफेंस एक्सपो रक्षा प्रदर्शनी 2022 का उद्घाटन करते हुए उन्होंने कहा कि भारत के रक्षा क्षेत्र में आज एक बड़ा उत्पादक बन गया है। उसी के संदर्भ में देखिए, इस पर मैं लगातार आप लोगों को न्यूज़ कवर किया हूं और ये भी बताया कि ट्रिपल स्टार की श्रेणी में इस कवर को रखिएगा। रक्षा उत्पादन या रक्षा उत्पादों का देशीकरण या स्वदेशीकरण किया जा रहा है। रक्षा भारत आयातक से निर्यातक के क्षेत्र में कन्वर्ट हो रहा है, आयात निर्यातक के क्षेत्र में। तो यह आने वाले एग्ज़ाम के लिए, मेंस और इंटरव्यू के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है। तो इस पर लगातार न्यूज़ आ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ पर प्रधानमंत्री ने कल बुधवार को ही भारत पाकिस्तान सीमा के पास उत्तरी गुजरात में बनने वाले नए सैन्य हवाई अड्डे की आधारशिला रखी। उसी में इस सब की चर्चा हो रही थी। तो आप लोग ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें उभर कर सामने आती हैं। तो देखिए, इसी में कुछ बातें की गई इनके द्वारा। तो आपको मैंने पहले भी इससे संबंधित दैनिक जागरण न्यूज एनालिसिस किया हूँ, पर जो ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में चर्चा इनके द्वारा दी जा रही है। भारत ने बीते साल 13,000 करोड़ रुपये रक्षा उत्पाद और उपकरण का निर्यात किया, जो एक टर्निंग पॉइंट के रूप में माना जाता है भारत के निर्यात रक्षा उत्पाद निर्यात के संदर्भ में। साथ ही साथ 40,000 करोड़ रुपये का लक्ष्य रखा गया, इस वर्ष बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। कुछ वर्षों में यह जल्द ही प्राप्त हो जाएगा। साथ ही भारत ने कभी रक्षा उपकरणों का आयातक करने वाला देश था, लेकिन आज दुनिया के 60 देशों को यह रक्षा उत्पादों का निर्यात करा। देखिए, हाल ही में मैंने 30 देशों के बारे में आप लोग को चर्चा दिया था। देखिए, सरकारी आंकड़ा आ गया है 60 देशों, क्योंकि प्रधानमंत्री का जो दिया गया बयान सरकारी आंकड़ा के रूप में ही देखा जाता है। तो 60 देशों, वो उसे करेक्शन कर लीजिएगा आप लोग, क्योंकि जो पहले के जो डाटा था वो अपडेट कर दिया गया है। तो 60 देशों को भारत रक्षा उत्पाद अपना बेचता है, निर्यात करता है। अब देखिए, इसमें भारत के रक्षा क्षेत्र में बजट में जो 68% भारतीय कंपनियों के लिए आरक्षित रखा गया। जो भी मान लीजिए रक्षा क्षेत्र में कार्य किया जाएगा वो
68% आपको भारतीय कंपनी के सहयोग से किया जाएगा। बाकी जो विदेशी कंपनियां हैं या संबद्ध पीपी मोड पर जो कार्य होते हैं उससे संबंधित कार्य होंगे। तो ये सब आंकड़े दिए गए हैं, आप लोग अपडेट कर लीजिएगा। यहाँ पर बहुत सी चीज़ें बताई गई। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा इस सम्मेलन में क्या यह डिफेंस एक्सपो ऐसा पहला कार्यक्रम है जिसमें सभी कंपनियों स्वदेशी है। ध्यान रखिएगा जो इस 22 का जो डिफेंस एक्सपो चलाया जा रहा है हो रहा है उसमें सभी जो भाग लेने वाली कंपनियां भारतीय कंपनियां हैं, जिसमें 13,000 कंपनियां शामिल हुई। समझ सकते हैं कि भारत के रक्षा सहयोग में काम करने वाली 13,000 से अधिक कंपनियां शामिल हुई है। इसमें 100 से अधिक तो स्टार्टअप रक्षा क्षेत्र से जुड़े हैं। तो स्टार्टअप भारत में बहुत ही चर्चा का केंद्र रहा है कुछ वर्षों में। तो यह भी आप लोग आंकड़ा याद रखिएगा। रक्षा क्षेत्र में जुड़े 411 उपकरण मेक इन इंडिया के तहत बनाए गए। देखिए 411 उपकरण ऐसे हैं जो मेक इन इंडिया उपकरण के तहत शामिल किए गए थे, तो उसे इस एक्सपो में लाया गया है। रक्षा बल के 101 और वस्तुओं की सूची जारी करेगा जिसमें आयात नहीं किया जा सकता। इससे भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी बढ़ावा। देखिए पहले भी आंकड़े ये जारी किए जा चुके हैं, तो ये आंकड़ा धीरे धीरे और भी अपडेट होता जा रहा है। तो जो आंकड़ा आप लोग को दिया गया है पिछले वीडियो में उसमें जाके ये करेक्शन कर लीजिएगा। रक्षा उत्पाद में कितने उपकरण को और प्रतिबंधित किया गया आयात करने के लिए। अब ये चरणबद्ध तरीके से आयात प्रतिबंध हो रहा है, तो इन आंकड़ों को याद रखिएगा। पूछा जा सकता है पीटी में भी कहीं भी। अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा के लेकर वैश्विक व्यापार तक आज मैरीटाइम सिक्योरिटी एक ग्लोबल प्राथमिकता बन गई है, उसके संदर्भ में भी चर्चा इनके द्वारा किया गया। दुनिया की भारत अपेक्षाएं बढ़ी हैं और भारत को उन्हें पूरा करना है। ये डिफेंस एक्सपो भारत के प्रति दुनिया के विश्वास का भी प्रतीक है। तो इस प्रकार के एक्सपो या इस प्रकार की प्रदर्शनी लगती है तो आप लोग समझिए कि भारत के रक्षा उपकरणों के संदर्भ में लोगों में, कंपनियों में या तो विभिन्न देश के जो संबद्ध विभाग है, कार्यालय है, देश का जो प्रमुख है उसके प्रति देखिए विश्वास कायम होगा कि भारत कितने उन्नत तकनीक को लेकर अपने प्रोडक्ट को बना रहा है। तो इस प्रकार के एक्सपो इस प्रकार के कार्य भी करते हैं। तो आप लोग ध्यान रखिएगा इस प्रकार के एक्सपो से क्या फ़ायदे हैं। तो ये सब फ़ायदे आप लोग गिनाना है, पॉजिटिव क्या होता है। देखिए एक है चुनाव कल अध्यक्ष पद का हुआ था कांग्रेस का, जो लगातार कुछ दिनों से चर्चा में था। तो मल्लिकार्जुन खड़गे वो कांग्रेस के नए अध्यक्ष बन गए हैं। तो देखिए 137 साल पुरानी पार्टी जो अध्यक्ष के रूप में यह छठी बार हुआ है चुनाव। ध्यान रखिएगा इतनी लंबी पार्टी जो है जिसका इतिहास रहा वहाँ पर छठी बार उसका चुनाव हुआ है। साथ ही साथ 24 साल बाद गांधी परिवार के बाहर का कोई व्यक्ति अध्यक्ष बना, यह भी सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ये सब आंकड़े आपको पीटी ओरिएंट पूछा जा सकता है। पीटी में जैसे स्टेट पीसीएस में पूछा जा सकता है या तो जितने भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम वहाँ पर पूछा जा सकता है कि कितनी बार चुनाव हुआ, छठी बार अध्यक्ष पद को लेकर चुनाव हुआ है। और 137 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है और 24 साल बाद कोई गांधी परिवार के बाहर का सदस्य बना है। खड़गे के बारे में आप लोग नीचे दिया हुआ उसे ज़रूर देख लीजिएगा। तो ये सब चीज़ें अपडेट होना चाहिए, चलना चाहिए। देखिए अब नेक्स्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, छोटा सा पारा में दिया गया है। तो यहाँ पर आतंकवाद पर पाक ने बचाया फिर बेनकाब हुआ चीन। अर्थात यह न्यूज़ यूपीएससी के GS3 में, पेपर GS3 में आतंकवाद और संगठित अपराध अंतर्राष्ट्रीय सहयोग जो टॉपिक है ना, उससे यह न्यूज़ को रिलेटेड होता है। और आपका जो GS पेपर है स्टेट पीसीएस के एस्पिरेंट, वो इस टॉपिक को देखिएगा आपके GS पेपर में किस पार्ट में है, वहाँ से इसे कोऑर्डिनेट करने का प्रयास कीजिएगा। देखिए हुआ क्या है कि कुछ दिन पहले आप लोगों को मैंने चर्चा भी किया था कि चीन ने अजहर जो महमूद है लश्कर तौबा का जो आतंकवादी शाहिद महमूद को अंतर्राष्ट्रीय घोषित करने के लिए कुछ समय मांगा था। उसी के संदर्भ में देखिए कल उसने वीटो कर दिया है। अब देखिए यहाँ बहुत से प्रश्न उठते हैं, क्या संयुक्त राष्ट्र का अस्थायी सदस्य आतंकवाद जैसे मुद्दे पर वीटो करेगा? वीटो प्राप्त जो देश है उसका अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के प्रति क्या जवाबदेहिता है,
यह प्रश्न उठता है। तीसरा, क्या वीटो का जो उपयोग है किसी खास देश के हित पूर्ति के लिए किया जाएगा, या वीटो जैसी अवधारणा को इतना नगण्य रूप से देखा जाने लगेगा कि किसी भी विषय पर यह वीटो लगा दिया जाएगा। ये सारे प्रश्न सुरक्षा परिषद में जो वीटो शक्ति दी गई अस्थायी सदस्य को, उस पर यह लाजमी उठ गया इस सवाल से, और लगातार उठ रहा है। ऐसा नहीं कि एक दो बार यह उठा हो इस मामले में कि वीटो की प्रासंगिकता कितनी यथायुक्त है या समसामयिकी रूप से प्रभावित हो रहा है। तो ये बहुत से प्रश्न लेकर आता है। संयुक्त राष्ट्र में बदलाव को लेकर भी प्रश्न आता है, और जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध है उसमें अविश्वास के बीज यहाँ से उभर कर आता है कि वीटो कितनी प्रासंगिक रह गई है। तो ये सब प्रश्न जब आएंगे तो इससे ही टॉपिक कोरिलेट होगा और आप लोग इसे कवर कीजिएगा। तो चलिए, वीटो के बारे में मैंने पहले भी न्यूज़ कवर किया हूँ, तो आप लोग जाके प्ले लिस्ट में वीडियो देखिएगा। और टॉपिक आप लोग को दिया जाता है टेलीग्राम पर, आप लोग टॉपिक देख सकते हैं, टॉपिक शेयर किया गया है, उसमें जाके आप लोग उस न्यूज़ को कवर कर सकते हैं। और कमेंट बॉक्स के नीचे देखिए, कमेंट बॉक्स में ही टुडेज क्या क्या टॉपिक अर्थात 20 तारीख को, 20 अक्टूबर को कौन कौन सा टॉपिक पर कवर किया गया है, कमेंट सेक्शन में एक आपको पिन्ड मैसेज होता है जिसमें आपको सारे टॉपिक का वर्णन रहता है। तो उसे भी देखकर आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के वीडियो में कौन से न्यूज़ को कवर किया गया है। तो चलिए हम लोग बात करेंगे इस न्यूज़ पर, आगे हम इस पर फिर चर्चा करेंगे। देखिए, यहाँ पर आतंकवाद के मुद्दे पर अपने मित्र देश तथा पाकिस्तान को बचाता रहा है चीन, यह पुनः साबित हो गया है। और पाकिस्तान में छिपे लश्कर-ए-तौबा के आतंकवादी शाहिद महमूद को अंतर्राष्ट्रीय आतंक घोषित करने के लिए संयुक्त राष्ट्र परिषद में भारत और अमेरिका की तरफ से लाए गए प्रस्ताव को चीन ने वीटो कर दिया। इस साल यह चौथा मौका है जब चीन ने पाकिस्तान में छिपे आतंकवादियों को बचाने के लिए ऐसा किया है। बताइए, आतंकवादियों के लिए 4 बार वीटो लाया है इस साल, तो कितना प्रासंगिक हो गया है वीटो, ये आप समझ सकते हैं। इस पर सवालिया निशान, कितने प्रश्न चिन्ह खड़े हो गए हैं। स्वयं संस्था के लोग इसे समझ रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र परिषद के लोग समझ रहे हैं, सारे देश समझ रहे हैं। और इस पर लाजमी क्या सवाल लाजमी बन सकता है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, और कितने हद तक इस पर रोक लगाई जा सकती है, सभी पर हम लोग अभी चर्चा करेंगे। उससे पहले देखिए, साल दिसंबर में भारत इस साल दिसंबर तक ही जो यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का सदस्य है, और वह लगातार कोशिश कर रहा है कि पाकिस्तान सरकार की तरफ से कुछ जो पोषित आतंकियों को नकेल कसने के लिए कुछ कदम उठाए, लेकिन चीन उसे असफल कर देता है वीटो लगाकर। अब देखिए, भारत वर्ष 2020 में शाहिद महमूद को गैर कानूनी गतिविधियों रोकथाम अधिनियम UAPA बहुत ही चर्चा में रहा है। इस पर आज हम लोग न्यूज़ एनालिसिस करेंगे। यह भारत के आंतरिक संदर्भ में भी और अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में भी इस एक्ट का हालिया समय में बहुत ही चर्चा रहा है, तो इस पर भी हम लोग देखेंगे क्या होता है। इसके तहत इसे आतंकवादी घोषित किया गया था, और अमेरिका में वर्ष 2016 में उसने अमेरिकी कानून के मुताबिक भी आतंकी घोषित किया है। तो समझिए कि जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र और विश्व की सबसे पुरानी लिखित संविधान वाला लोकतंत्र, दोनों यह मानता है कि यह जो आतंकी व्यक्ति है वो संदिग्ध है, उसे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय उसे आतंकी श्रेणी में शामिल करते, उस पर कार्रवाई करने के लिए पाकिस्तान पर दबाव दे। और ऐसा नहीं कि भारत ने ऐसे ही बोल दिया होगा और अमेरिका ने ऐसे ही उठा और सुबह और बोल दिया कि ये आतंकवादी है। इसके लिए साक्ष्य दिए गए हैं सभी कि हाँ, ये व्यक्ति पाकिस्तान में रहकर पाकिस्तान समर्थित आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देता है। तो इसके संदर्भ में देखिए और भी चीज़ें हैं। मुंबई हमले के प्रमुख साजिदकर्ता जो था साजिद मीर जैश-ए-मोहम्मद आतंकी रऊफ़ अजहर और लश्कर के डिप्टी हेड अब्दुल रहमान मक्की के खिलाफ भी यह प्रस्ताव चीन ने वीटो से गिरा दिया था।
साथ ही साथ चीन आतंकवाद के मुद्दे पर राजनीति कर रहा है, वह अपने बचाव में यह करता रहा है। राजनीति की वजह से इस तरह के प्रस्ताव लाए जाते हैं कि चीन के रवैये में इस प्रकार के बदलाव अमेरिका भी चिंता जता चुका है। तो अब यहाँ 2-3 चीज़ें हम बात करेंगे। पहले तो की नोट्स में बात करेंगे यूपीए के संदर्भ में, उससे पहले कुछ और बातें मैं करना चाहूँगा। चीन ऐसा कर रहा है तो इसके संदर्भ में विश्व समुदाय क्या कर सकता है, एक दूसरा कि भारत इस संदर्भ में क्या कर सकता है, तीसरा जो वैश्विक संस्थाएं हैं वो क्या करेगी। तीनों के संदर्भ में समझिए कि चीन इस प्रकार के, देखिए और भी मामले होते हैं, चीन वीटो करता तो हम समझ सकते थे कि चीन की अपनी स्वार्थ पूर्ति के संदर्भ में या तो अपनी विदेश नीति के संदर्भ में या राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में कुछ बातें होंगी, तो इस संदर्भ में चीज़ें हो रही हैं। जैसे रूस अमेरिका करता है ऐसा कि वीटो प्रयोग हो रहा है सभी देशों के, जो भी अस्थायी सदस्य है उसका मैं आंकड़ा भी आप लोग को दिया हूँ, सभी देशों के द्वारा वीटो का प्रयोग किया जा रहा है। ऐसा नहीं कि वीटो का प्रयोग जो अस्थायी सदस्य वो नहीं कर रहे हैं, रूस सबसे ज़्यादा किया है। पर रूस ने किन मामलों में वीटो का प्रयोग किया है, अमेरिका ने किन मामलों में वीटो का प्रयोग किया है, या फ्रांस, फिर इंग्लैंड, ब्रिटेन जिसे बोलते हैं, वो किन देशों के संदर्भ में अपना वीटो का प्रयोग कर रहा है, ये ज़्यादा मायने रखता है यह कि चीन ने किन मामलों में वीटो का प्रयोग किया है। तो देखिए यहाँ पर बात है कि अगर हमें चीन को इस प्रकार के आने वाले समय में इस प्रकार के रवैये में चेंज करवाना है तो देखिए भारत के पास 2 विकल्प है। इसके अतिरिक्त भारत के पास कुछ विकल्प नहीं बचता है कि चीन को इस प्रकार की गतिविधि से रोका जाए। सबसे पहला, भारत सबसे बड़ा विश्व की जनसंख्या बनने के कगार पर है, सबसे बड़ा उपभोक्ता बनने के कगार पर है। और दूसरा चीज़ कि चीन से जो हम लोग आयात करते सामान ना, उसको बैलेंस लाने की ज़रूरत है, बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है उसे कंट्रोल करने की ज़रूरत है। हमें अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के रूप में इसका बहिष्कार करने की ज़रूरत है और राष्ट्रीय स्तर, क्षेत्रीय जो हमारे राष्ट्र के अंदर जो चीनी सामान है या तो चीनी जो उपभोक्ताएँ, भारतीय उपभोक्ताएँ जो चीनी सामानों का उपयोग करते हैं उसको भी बहिष्कार करने की ज़रूरत है। कहने का मतलब अगर हम उपभोक्ता हैं तो उपभोक्ता निर्णय कर सकता है कि किस देश के साथ हम, किन देश के सामान को हम खरीदेंगे। अगर चीन के साथ यह स्थिति उत्पन्न हो जाए, मान लीजिए अभी 100 रुपया का सामान आ रहा है, अभी तो हालांकि बहुत बड़ा यह रकम, सबसे ज़्यादा हम लोग आयात इसी संदर्भ से चीन के सामानों को करते हैं, पर मान के चलिए हम 100 रुपया चीन का आयात अभी वर्तमान में 2022 में कर रहे हैं और कुछ वर्ष 10, ये हालांकि यह जो आंकड़ा है 2-4 दिनों में सुधरने वाली नहीं है, यह आंकड़ा 10 से 15 वर्ष में जाकर सुधर सकती है अगर इस प्रकार की नीति अपनाई जाए, इस प्रकार के प्रोडक्ट भारत में इनिशिएटिव लिया जाए कि चीनी सामानों का जो भी है उसका एक अल्टरनेट निकाल कर यहाँ पर भारत में विकसित किया जाए, तो 15 से 20 साल इसे ज़रूर लग जाएगा। इतने समय अंतराल में अगर इसके प्रोडक्ट को हम 10 के आंकड़े पर, 15 के आंकड़े पर ले आए तो चीन है ना मजबूर हो जाएगा अपने चीज़ों को, अपने अंतर्राष्ट्रीय नीतियों को भारत के संदर्भ में करने के लिए। बात यहाँ ये है ना कि यह सबसे बड़ा अभी निर्यातक देश के रूप में जाना जाता है, तो इसके पास पैसे की कमी नहीं है। आप लोग चीनी ट्रैप हमेशा सुनते हो, चीनी अर्थजाल, तो इसका मूल कारक यही है कि इसके पास जो ह्यूज प्रोडक्ट्स है, गुड्स है, वो देश को, विभिन्न देशों को बेचता है, उसके एवज में वो डॉलर्स कमाता है, पैसा कमाता है और इस प्रकार के अन्य जो गतिविधियां उनको या मनमाने तरीके से लागू करवाता है। देखिए बात है कि एक चीज़ और समझिए, यहाँ पर साम्राज्यवाद नीति जो चीन का है ना, वो भी कहीं ना कहीं प्रभावी है इन सब निर्णयों के लिए। वो देखिए, कोई भी, देखिए एक सिंपल सा लॉजिक ये समझिए कि कोई भी राष्ट्र जब हद से ज़्यादा सशक्त हो जाए तो अपने अधिकार का वो दुरुपयोग जरूर करता है। वही मामले यहाँ पर देखने को मिल जाता है। चीन ने पाकिस्तान में बहुत इन्वेस्ट कर चुका है, तो वह इस बिहाफ में चीन नीति को प्रभावित नहीं करना चाहता है। उसका एक
वन बेल्ट वन इनिशिएटिव, सीपेक योजना, सभी इससे प्रभावित होंगे। इसलिए मजबूरी है चीन के पास भी इस प्रकार के गतिविधियों में पाकिस्तान का साथ देना। तो अगर चीन यहाँ अगर इस प्रकार से काम कर रहा है तो हम अंतर्राष्ट्रीय संदर्भ में देखिए, बात है कि बहुत सी चीज़ें यहाँ पर और भी संस्थाएं हैं जिसको इस रूप से इस आतंकवादी घटनाओं को रोकने के लिए सक्षम है। जैसे जो FATF है उस पर भी हम लोग रोक सकते हैं, उसके संदर्भ में भी सूची जारी की जाती है, अभी ग्रे लिस्ट में है, ब्लैक लिस्ट में दिया जा सकता है। तो देखिए बात यह है कि सभी संस्थाओं को मिलकर काम करना होगा और आतंकवाद के खिलाफ एक आम राय बनानी होगी कि आतंकवाद अच्छा बुरा नहीं होता, आतंकवाद आतंकवाद है। अगर चीन इस मामले में एक तरफा राय ले रहा है तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को, जो वैश्विक विकसित देश हैं, विकासशील देश हैं, वो अपने नीतियों में परिवर्तन कर सकते हैं। इसके चीन का सामाजिक अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार कर सकते हैं। अगर अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार होता है तो चीन कहीं न कहीं इन मामलों में सजग होकर कार्य करने उसका मजबूरी हो जाएगा। मानिए वन बेल्ट वन इनिशिएटिव है, वन बेल्ट वन इनिशिएटिव है, पूरा विश्व में ये इसकी एक इस प्रकार के गतिविधियों को करना चाहता है, कनेक्ट करना चाहता है वन बेल्ट वन रोड के तहत, तो उसका बहिष्कार सभी देश करे। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को मिलकर काम करना होगा, तो जाके ये सब मामले उभर कर सामने आएंगे ताकि चीन आतंकवाद के खिलाफ कम से कम वीटो नहीं करे। तो ये सब चीज़ें आप समझिएगा। चलिए हम लोग बात करते हैं जो चर्चा हुआ है गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम या अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट जो है UAPA, लगातार चर्चा में। नीचे भी आपको चर्चा, जैसे 26/11 की घटना में जो महासचिव हैं गुटेरेस अभी UN के, वो भी आए हुए हैं भारत दौरे पर, तो उन्होंने भी इस एक्ट का चर्चा किया है। तो देखिए बात है कि यहाँ पर इस संदर्भ को समझना बहुत ज़रूरी है कि यह कानून है क्या या किस प्रकार के आतंकवादी गतिविधियों को शामिल करता है। आपसे यह मेंस और इंटरव्यू में प्रश्न पूछ सकता है, तो आप लोग इसे ज़रूर कवर कीजिएगा। जैसे UAPA वर्ष 1967 में अधिनियमित किया गया और पुनः इसे 2008 और 2012 में भारत सरकार द्वारा आतंक विरोधी कानून को मजबूत रूप देने के लिए इसे संशोधन किए गए थे। नेक्स्ट है वर्ष 1918 में संसद के अधिनियम प्रदान किए गए। कुछ विशिष्ट आधारों पर किसी विशिष्ट व्यक्ति को आतंकवादी के रूप में नामित करने हेतु गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम संशोधन विधेयक 2019 को मंजूरी दिए। और यह देखिए आतंकवाद से संबंधित अपराधों के निपटने के लिए समान कानूनी प्रक्रियाओं से अलग है। ध्यान रखिए, और जो सिविल लॉ होते हैं उससे अलग यह प्रक्रिया है। यह एक असाधारण कानून को बनाता है जहां अभियुक्तों के संवैधानिक सुरक्षा उपाय को कम कर देता है। जो संवैधानिक अधिकार हमें मिले हुए हैं उसके संदर्भ में भी हमें इस मामले में जब भी होगा मामला शामिल किया जाए। हाल ही में देखिए जो कल का न्यूज़ आप लोगों को मैंने कवर किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने माना, नहीं दिल्ली हाई कोर्ट ने माना कि जो दिल्ली दंगा जो हुआ था उसमें जो व्यक्ति संलिप्त था या शामिल था उस पर UAPA लागू होता है, क्योंकि उसने आतंकवादी जैसी प्रवृत्ति को, जैसे लोग भय हो जाए, मैंने कल चर्चा भी किया था, तो ये लगातार आपको चर्चा में देखने को मिल जाएगा ये एक्ट। तो इसमें संवैधानिक सुरक्षा जो दिए जाते हैं एक आम नागरिक को, भारतीय नागरिक को, वो आपको प्रतिबंधित हो जाते हैं। नोट यहाँ याद रखिएगा, 2016 से 19 के बीच जिस अवधि के लिए राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो अर्थात NCRB द्वारा UAPA के आंकड़े प्रकाशित किए गए हैं, उन्हीं विभिन्न धाराओं के तहत लगभग 4,231 प्रथम सूचना रिपोर्ट अर्थात FIR दर्ज की गई, जिसमें केवल 112 मामलों में दोष सिद्धि हुई। तो यहाँ कहीं ना कहीं इसका दुरुपयोग भी देखने को मिलता है। पर देखिए मामला ये है कि किसी व्यक्ति विशेष को आतंकवादी कैसे ठहराया जाएगा, वो क्या आतंकवादी नहीं, उसके लिए कोई विधि विधान होना चाहिए, तो उसके लिए UAPA है। अब इसका उपयोग संस्थाएं किस रूप से कर रही है एक अलग विषय है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट हम लोग देखेंगे, और पहले भी मैंने इस पर चर्चा किया हूँ, तो आप लोग प्लेलिस्ट पहले जाके देख लीजिएगा क्या है नहीं है, सभी चीज़ पर चर्चा हो चुकी है। UAPA लगातार यह इंगित करता है कि भारत के अतीत में अन्य आतंकवादी विरोध जो कानून है, जैसे पोटा है आतंकवाद रोकथाम अधिनियम 2002
और टाडा आतंकवादी विघटनकारी गतिविधि रोकथाम अधिनियम 1987 के तहत इसका अक्सर दुरुपयोग किया गया है। तो देखिए यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इस प्रकार से जब भी कानून पारित होते जिसमें आपको पुलिस एजेंसियों को, संस्थाओं को शक्ति दी जाती है असीमित रूप से, तो एजेंसियों के द्वारा भी इसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। क्योंकि आपको मैंने अभी ने बताया कि शक्ति जिसके पास सर्वाधिक आ जाए ना, तो वो अपने पदों का दुरुपयोग करता है। तो यही इस समान फेनोमेना है, क्या इस प्रकार की शक्ति असीमित दी गई जिसमें मौलिक अधिकार को भी रोकने की शक्ति देता है। तो यह देखिए इस प्रकार के दुरुपयोग की घटनाएं देखने को मिली, नोट याद रखिएगा। अब हम लोग आते हैं यूपीए से संबंधित मुद्दे और विवाद क्या है, यह सबसे इम्पोर्टेंट है। किसी अपराध को आतंकवादी कृत कहने के लिए विशेष प्रतिवेदक के अनुसार 3 तत्वों का एक साथ होना आवश्यक है। तो क्या वो होना चाहिए 3 तत्व या बिंदु? कि आपराधिक कृत्य में उपयोग किए गए साधन घातक होने चाहिए, घातक हथियार होना चाहिए। वैसा नहीं कि अब चाकू छुरी से मार दिया किसी ने, किसी के गोली यानी गोली जो लोकल हथियार है उससे हत्या करता तो वो आतंकवादी कहलाएगा, ऐसा नहीं। उसके लिए घातक एक प्लान्ड घातक हथियार होना चाहिए। जैसे हमला हुआ था मुंबई हमला, उस प्रकार के गतिविधि उसमें शामिल हो। साथ ही साथ कृत्य के पीछे मंशा समाज में भय पैदा करना, अगर ये भी होता है तो यूएपीए लगाया जा सकता है। किसी सरकार या अंतर्राष्ट्रीय संगठन को कुछ करने या कुछ करने में परहेज के लिए मजबूर करना होना भी शामिल होना चाहिए। इस प्रकार से भय ऐसा पैदा कर दिया जाए कि सरकार मजबूर हो जाए इस प्रकार की गतिविधि करने के लिए, तो उसके प्रकार भी यूपीए लगाया जाता है। उद्देश्य एक वैचारिक लक्ष्य को भी आगे बढ़ाना। जैसे वैचारिक लक्ष्य क्या हो सकता है, जैसे हम किसी खास विचारधारा को लेकर आतंक फैला रहे हैं, भय फैला रहे हैं, उसके वैचारिक कॉन्सेप्ट को लागू करने की स्थिति को भी, अगर ऐसा स्थिति होता जैसे जैसे खालिस्तान का मांग चल रहा है, हम बहुत समय से खालिस्तान का मांग चल रहा है, तो खालिस्तान के संदर्भ में एक अलग मोटो चलता है, तो उसके संदर्भ में यूपीए लगाया जा सकता है। या इसी प्रकार से देखिए यहाँ पर भारत में उग्रवाद की समस्या बहुत है, तो ये भी यूपीए के संदर्भ में चाहे तो सरकार लगा सकती है। या आप हाल ही में सुने होंगे कॉन्सेप्ट एक आया है कि भारत को 45 तक क्या बनाना है, राष्ट्र को इस्लामिक राष्ट्र बनाना है, शरिया लागू यहाँ करवाना है। तो इसके संदर्भ में भी एक वैचारिक लक्ष्य अगर लागू किया जा रहा है जो एक तरफा हो, एक पक्षीय हो और समाज के समान लोगों के लिए, समान वर्गों के लिए एक भय की स्थिति उत्पन्न करता है, तो उस पर यूएपीए लगाया जा सकता है। तो ये सब कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, कोई वैचारिक लक्ष्य हासिल करना चाहता हो। साथ में यूपीए आतंकवादी गतिविधियों को व्यापक और स्पष्ट परिभाषा प्रदान करता है, जिसमें किसी व्यक्ति की मृत्यु या चोट लगना, किसी भी संपत्ति को नुकसान पहुंचाना आदि भी शामिल है। अगर किसी की व्यक्ति की मौत हो जाती है, उससे चोट हो जाए, उससे खतरा हो जाता है, किसी संपत्ति नुकसान भी पहुंच जाता है, तो यूपीए इस संदर्भ में आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में लगाया जाता है। तो समझिए, नोट याद रखिएगा इससे संबंधित। यूपीए की धारा 43D(5) के तहत यदि पुलिस किसी व्यक्ति के लिए यूपीए के अंतर्गत पत्र दायर करती है तो यह मानने के लिए उचित आधार है कि प्रथम दृष्टया आरोप सत्य है और व्यक्ति को जमानत मिलना मुश्किल होता। हालांकि जमानत स्वतंत्रता, संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा और गारंटी भी मानी जाती है। तो यह कहने का अर्थ यह है कि जिस समय यूपीए लागू करना चाहता है राज्य की संस्थाएं या राज्य सरकार, केंद्र सरकार, तो व्यक्ति के मौलिक अधिकार कहीं ना कहीं सीमित हो जाते हैं उसी में देखिए एक जमानत दिया जाता है किसी मामले में किसी व्यक्ति विशेष को, तो वो संवैधानिक अधिकार के लिए सुरक्षा गारंटी के रूप में भी देखा जाता है जमानत की स्वतंत्रता। मान लीजिए एक आम आप चोरी डकैती करके जा रहे हैं, तो जब तक आपको सज़ा नहीं होती उसके बीच जमानत भी दी जाती, पैरोल पर छोड़ा भी जाता है अगर किसी मामले में। तो देखिए यहाँ पर स्वतंत्रता का हनन कर देता है इस यूपीए मामले, और यही विवाद का सबसे बड़ा कारण है कि इतनी शक्ति, असीमित शक्ति दे दी गई है। पर देखिए, मैं भी इस चीज़ को मानता हूँ कि किसी भी राज्य संस्था के पास ऐसी अमुक शक्ति होनी चाहिए जिसमें किसी भी कृत्य को, इस प्रकार की घटनाओं, राष्ट्रीय सुरक्षा अंतर्राष्ट्रीय मानकों के संदर्भ में जो उल्लंघन हो रहा है उसके खिलाफ राज्य के पास ऐसी शक्ति होनी चाहिए।
पर मैं इसके साथ यह भी कहना चाहूँगा कि शक्तियों का वर्गीकरण जरूर होना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि शक्ति असीमित दे दी गई है तो उसका दुरुपयोग लगातार संस्थाएं करें, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके लिए एक संस्था को इस प्रकार से डेवलप करना, इस प्रकार ट्रेनिंग देना चाहिए किन मामलों में, अगर किसी मामलों मान लिया अभी 4200 के आसपास आंकड़ा FIR दर्ज किया गया इन मामलों में और केवल 112 मामलों में ही इससे संदर्भित जाँच पूर्ण की गई है, तो समझिए कितना बड़ा आंकड़ा अपने आप में यह दर्शाता है कि संस्थाएं असक्षम है। पहले प्रथम दृष्टिया तो UAPA को लागू कर देता है, पर उससे संबंध जो जांच पड़ताल की जाती है या अंतिम रूप से जो मामले उभर कर सामने तो उसमें बहुत कम लोग संलिप्त पाए जाते हैं। तो क्लेरिफिकेशन करना कि किस मामले में UAPA की जैसी कठोर अधिनियम लगाए जा सकते हैं, यह संस्थाओं के पास ऐसी एजेंसी के रूप में काम करने के विंग होनी चाहिए। मैं इस पर बात करूंगा और अगर ऐसी विंग डेवलप कर ली जाती है तो इस प्रकार की जो भी घटनाएं होंगी आतंकवाद से संबंधित या तो इस प्रकार से जो भी घटनाएं होंगी उसको आप संस्थाएं क्लासिफिकेशन कर सके, उसका वर्गीकरण कर सके, तो यह इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए एडवाइजरी जारी की गई है भारत सरकार के द्वारा, भारतीय विदेश मंत्रालय के द्वारा, जो यूक्रेन में जो हालात बन रहे हैं उसके संदर्भ में। तो ये सब चीज़ें आप लोग अपडेट रहिएगा। भारत सरकार ने कब यूक्रेन के मामले में एडवाइजरी जारी की है, तो ये PT प्रारंभिक परीक्षा, स्टेट PCS और गवर्नमेंट कम्पिटिटिव एग्जाम ये सब पूछे जाते हैं, क्योंकि अफगानिस्तान के मामले में ये सब प्रश्न पूछे गए हैं। यूक्रेन के मामले में जो प्रारंभिक मामले थे जहाँ से भारतीयों को लाया गया था 4 देशों से और यूक्रेन में जो लोग थे उसमें भी आपको मामले में प्रश्न पूछे गए हैं, तो यह सब कवर रखिएगा। नेक्स्ट है देखिए पढ़ाई के साथ साथ हुनर भी परख होगी, मिलेगा क्रेडिट कार्ड। तो देखिए यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट जो आया है उस पर एक मसौदा तैयार हो रहा है, तोहफा दिया गया। नेशनल क्रेडिट फ्रेमवर्क का मसौदा जारी कर छात्रों को एक तोहफा दिया गया जिसमें एक क्रेडिट अब अपने एकेडमिक बैंक और ऑफ क्रेडिट के रूप में जमा कर सकेंगे। तो देखिए इसके तहत देखिए होता क्या है कि इसके तहत शिक्षा और स्किल, कौशल या हुनर को पूरे व्यवस्था को लचीला रखा जाता है और इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी फिर से पढ़ाई शुरू कर सकेगा। यह कदम नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की सिफारिशों के तहत उठाया गया है और इसमें स्कूल से लेकर उस शिक्षा तक के पढ़ाई से जुड़ी प्रत्येक गतिविधि को ट्रैक किया जाएगा, उसके क्रेडिट दिया जाएगा। मान लीजिए पॉइंट ऑफ किसी कार्य गतिविधि के लिए पॉइंट निर्धारित किया गया, उस पॉइंट के आधार पर उसको क्रेडिट दिया जाएगा और उसे वो अगले गतिविधि में शामिल कर सकता है। अभी देश में केवल क्रेडिट की व्यवस्था IIT जैसे प्रीमियम उस शिक्षण संस्थानों पर ही लागू है, बाकी अभी नहीं हुए थे। तो ये मसौदा सभी पर समान रूप से लागू करेगा और आने वाले शिक्षा व्यवस्था में एक नवीन प्रवृत्ति या उपलब्धि लेकर आएगा कि इनोवेटिव छात्र डेवलप होंगे। तो ये कॉन्सेप्ट आप लोग याद रखिएगा, यह प्रश्न किया जा सकता है। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, तब तक आगे बढ़ने से पहले यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए ताकि और भी चीज़ें लाभ ले सके। ऐप जो भी लिंक है आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन बॉक्स में दिया जाता है, ग्रुप पर शेयर किया जाता है, तो आप लोग इसका लाभ ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ने से देखिए यहाँ पर एक न्यूज़ और है जो मैं बात कर रहा था ऊपर का जो UPA अधिनियम, उसमें भी देखिए यहाँ पर बात करें कोई भी कारण आतंकवाद को सही नहीं ठहरा सकता। जो गुटेरेस हैं महासचिव एंटोनियो गुटेरेस, उन्होंने संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तौर पर भी जब कार्यभार संभाला था तो आतंकवाद के खिलाफ जो उनकी राय थी स्पष्ट थी। तो यह आप लोगों को समझने की ज़रूरत है, सभी देशों को भी इसकी समझने की ज़रूरत है कि आतंकवाद न सही होता है न अच्छा बुरा होता है। आतंकवाद होता है, इसे दो तराजू में कभी तोलना नहीं चाहिए। इसे बस ये समझना कि यह जो मानव सभ्यता उसके लिए घातक है और उसके लिए कोई देश संबद्ध रूप से कार्य कर रहा है, उसे अंतर्राष्ट्रीय बहिष्कार उस देश का करना बहुत ज़रूरी। नहीं तो ये चीज़ें हम लोग देखते हैं ना, बार बार मामला ऐसे उभर कर सामने आता है। जो 26/11 का मामला हो या वर्ल्ड ट्रेड सेंटर का मामला हो या ईस्टर का मामला, ईस्टर जो श्रीलंका में हुआ था, या इसी प्रकार के बहुत से देश में देखने को मिला होगा। तो देखिए ये सब चीज़ें हैं ना, जब तक हम लोग एक समग्र रूप से काम नहीं करेंगे, एक दूरदर्शिता नहीं अपनाएंगे, तो ये सब मामले बार बार देखने को मिलेगा। तो
उन्हीं पर कहे आतंकवाद एक बुराई है और आज दुनिया इसके लिए कोई स्थान नहीं रखता है, फिर भी चीन जैसा देश इसे सपोर्ट कर रहा है, पाकिस्तान जैसा देश इसे सपोर्ट कर रहा है। चीन इसे वीटो लगा के कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से इस कॉन्सेप्ट को डेवलप कर रहा है कि आतंकवाद के संदर्भ में जो जीरो टॉलरेंस की नीति देशों ने अपनाई है उसे कहीं ना कहीं क्षति पहुंचा रहा है। और देखिए, चीन को वर्तमान संदर्भ में ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही है। चीन को अपना भी वन बेल्ट वन इनिशिएटिव रोड समझ में आ रहा है, सीपेक योजना समझ में आ रहा है, साम्राज्यवादी नीति समझ में आ रहा है। वक्त बीतने दीजिए, भारत और सशक्त होकर उभरेगा तो इनकी जितनी अकेड़ियाँ चीन और पाकिस्तान की न सारी बंद हो जाएगी। मैं जो लाइन बोल रहा हूँ उसे याद रखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल, 10 से 15 साल वेट एंड वॉच कीजिए। कल वही चीन भारत के पीछे दौड़ता हुआ नज़र आएगा। जो मैं बात अभी बोल रहा हूँ ना, अगर भारत बोलेगा कि आपको वीटो इस संदर्भ में नहीं करना है तो नहीं करेगा, क्योंकि भारतीय बाज़ार इतना मजबूत हो रहा है ना, आने वाले 10 से 15 साल में अमेरिका को बोलेगा अगर कि मुझे इस निर्णय पर सामूहिक समर्थन चाहिए, तो अमेरिका भी उस संदर्भ में मानने को मजबूर होगा, क्योंकि विश्व के सबसे बड़ी उपभोक्ता के रूप में भारत उभरेगा। और जिस देश के पास यह शक्ति है ना, और जिस देश में इस प्रकार के कॉन्सेप्ट को डेवलप कर दिया गया है, जहां पर उसके उत्पाद जो ज़रूरतों को पूरा, अंतर्राष्ट्रीय ज़रूरतों को पूरा करे, घरेलू ज़रूरतों को पूरा करे, तो वो राष्ट्र किसी भी देश के विदेश नीति को प्रभावित कर सकता है, विदेश नीति को मॉडरेट कर सकता है। तो आप इस कॉन्सेप्ट को जानिएगा। जैसे आपने भूटान का नाम सुना होगा, भूटान में राजशाही से लेकर लोकतंत्र का एक सफ़र आया। तो आपने ये कभी सुना होगा कि जो IMF जैसी संस्था है ना, विकसित देशों के द्वारा मॉडरेट की हुई नीतियों को पालन कराने की एक संस्था है। कर्ज जो कॉन्सेप्ट है IMF में, IMF जो कर्ज लिया जाता है, भारत ने भी कर्ज लिया है, तो कुछ शर्त देता है। शर्त क्या देता है? शर्त है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करना। लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन करने का मतलब अर्थ है कि जो IMF द्वारा गठित की गई नीतियां हैं उसको लागू करना है। दूसरा, अपने बाजार को खुले रूप से अपनाना, अर्थात यह कहना कि विश्व की सभी संस्थाओं को वहां इन्वेस्ट करने की शक्ति होनी चाहिए। और साथ ही साथ जो भी है शर्त, उसको अंतर्राष्ट्रीय जो IMF जो गठित करता है शर्त, उसको आपको मानना होगा, तभी आपको आर्थिक पैकेज दिया जाएगा। यह 1991 के मामले में भारत में भी देखने को मिला था, भूटान के मामले में देखने को मिला था, या अन्य राष्ट्रों में भी देखने को मिला था। तो यह IMF में सबसे ज़्यादा भागीदारी किसकी होती? अमेरिका की होती। अमेरिका परोक्ष या अपरोक्ष रूप से इन शर्तों को लागू करवाता है। और लागू क्यों करवाता है? यह सबसे बड़ी शक्ति, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति है वर्तमान में, इसके पास सबसे ज़्यादा एसेट है। तो अपने एसेट का उपयोग इन संदर्भों में संस्थाओं को करवाता है। तो देखिए, भारत भी आने वाले समय में इसी स्थिति में आने वाले, भारत के पास एसेट सबसे अधिक हो जाएगा, बाज़ार सबसे अधिक हो जाएगा, परचेजिंग पावर सबसे अधिक होगी। साथ ही साथ हमारा GDP लगातार बढ़ रहा है, एक मजबूत राष्ट्र के रूप में हम लोग बढ़ेंगे। जब हम अभी 3 ट्रिलियन है, तो सभी देश हैं इनके पेट में दर्द उठा हुआ, लगभग देशों के पेट में दर्द उठा। जब हम 1 पर आएंगे, जब विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेंगे, तब समझिए क्या होगा स्थिति। तो जो चीज़ें आज अमेरिका पहले कुछ वर्षों तक कर रहा है, चीन अभी कर रहा है, वही चीज़ हम लोग के संदर्भ में चीज़ें होंगी। पर यहाँ चीज़ें समझिएगा, जो अमेरिकी नीति है और चीनी नीति है, उससे कहीं बेहतर भारतीय नीति है। भारतीय, देखिए, जब से भारत उभर कर सामने आया है ना, एक नेतृत्वकर्ता के रूप में, अन्य देशों में भारतीय नीति के प्रति विश्वास बढ़ा है। क्योंकि भारत हमेशा वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, वसुधैव, विश्व के सभी राष्ट्रों को साथ में लेकर उनके अधिकारों को सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ने की बात करता है। ऐसा नहीं कि भारत ने कभी भी अपने राष्ट्रीय हित के संदर्भ में बातें की हों
अन्य राष्ट्रों के हित को दरकिनार करते हुए। हाँ, उसमें कभी ऐसे मामले जरूर रहे होंगे जब राष्ट्रीय हित सर्वोपरि रहा होगा, पर उसमें भी कहीं न कहीं अन्य राष्ट्रों के हित छुपे होते हैं, तो ही मामले ऐसे देखने को मिलते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट जो है अन्य राष्ट्रों को पसंद आता है, और आने वाले समय में इस प्रकार की जब भी घटनाएं होती है आतंकवाद के संदर्भ में, आप देखिए संयुक्त राष्ट्र जो सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्यता है, जहाँ तक मैं सोच रहा हूँ, समझ रहा हूँ, आने वाले कुछ समय में ही वो 10 से 15 साल लग सकता है कि भारत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का पूर्ण संरचना होगा, क्योंकि बहुत से मामले में संयुक्त राष्ट्र है ना असफल रहा है। जैसे यूक्रेन मामला हो, या तो नाटो का पुनर्सैनिकरण रहा हो, या तो क्यूबा युद्ध रहा हो, वियतनाम युद्ध रहा हो, या तो अफगानिस्तान युद्ध में उसकी नीतियां रही हो, सभी में वो असफल रहा है। तो इस प्रकार के जो कॉन्सेप्ट जो डेवलप हो रहे हैं, आने वाले समय भारत कहीं ना कहीं और बेहतर स्थिति में होगा। तो इस प्रकार के जो चीज़ें होंगी ना उभर कर आएंगे, सभी भारत के पक्ष में होंगे। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। देखिए जल्द ही भारत में पर्यटन नीति लाएगा किशन रेड्डी जो मंत्री हैं उनके द्वारा कहा गया है, और इस पर मैंने पहले भी वीडियो कवर किया और न्यूज एनालिसिस किया, उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं। यह यूपीएससी के जीएस पेपर 2 और 3 में भारतीय नीतियां और पर्यटन के संदर्भ में जो कॉन्सेप्ट टॉपिक है उसको यह न्यूज एनालिसिस करता है, तो आप लोग उसे ज़रूर कवर कर लीजिएगा। और देखिए अब कुछ बातें की गई है, उससे G20 के बारे में बात की गई है, भारत अध्यक्षता G20 का कर रहा है। और देखिए बीपीएससी में यहाँ से प्रश्न भी पूछा है, तो प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। तो दिसंबर 2022 से लेकर 30 नवंबर 2023 तक भारत इसका अध्यक्ष रहेगा। तो इस अवधि क्रम में भारत पर्यटन नीति के संदर्भ में काम करना चाहता है। लगभग 200 से अधिक बैठकें इस दरमियान की जाएगी। कहाँ गया 200 बैठक, लिखा होगा कहीं पर, 200 बैठकें की जाएगी। और इस बैठकों में बहुत से मुद्दे को रेखांकित किया गया, उसमें एक पर्यटन भी है, ध्यान रखिएगा पर्यटन भी है। और पर्यटन के लिए मसौदा लगातार बात चल रही है, और इसमें क्या होगा, इस मसौदे में ध्यान रखिएगा पर्यटन नीति के तहत पर्यटन के क्षेत्र में सुरक्षित, कलात्मक, जिम्मेदार और सतत विकास हो, ऐसा इस मसौदे में तैयार किया जा रहा है। नीति के तहत जल्द ही यह संसद में पारित किया जाएगा। और देश की संस्कृति, विरासत, सत्कार, लोकाचार और पर्यटन स्थलों के बेहतर तरीके से प्रदर्शित करने G20 में भारत की 1 साल की अध्यक्षता अहम मौका रहेगा। तो सभी चीज़ों पर यह काम करेगा। अब देखिए यहाँ एक चीज़ और याद रखिएगा, G20 की चर्चा हो तो G20 देशों का नाम भी याद रखिएगा आप लोग, क्योंकि यह यूपीएससी के पीटी में पूछा है, ध्यान रखिएगा। अब प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं, आप लोग बार बार सोचते हैं कि नहीं प्रश्न कहाँ से आता है। देखिए देशों की श्रेणी क्रम दिया था यूपीएससी 2019 या तो 20 में होना चाहिए, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है 19-20 के यूपीएससी पीटी में देखिएगा, आपको ये क्वेश्चन मिल जाएगा कि G20 के सदस्य देश में शामिल कौन नहीं है। तो प्रश्न भी मैं आपको बता दिया, तो आप लोग जाकर रीचेक जरूर कीजिएगा क्या मैं सही बोल रहा हूँ या नहीं बोल रहा हूँ। तो यह ईयर हो सकता है आगे पीछे हो सकता है, 19-20 के बाद हम 21 भी हो सकता है, पर चेक कर लीजिएगा जरूर, ये क्वेश्चन जरूर होगा। देखिए 19 देशों की सूची याद रखिएगा, अर्जेंटीना, भारत जिसमें शामिल है, भारत सहित 20 होता है, तो 19 देश और भी है, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, चीन दोबारा हो गया है, याद रखिएगा चीन 2 बार रिपीट हो गया। फ्रांस देखिए गलतियाँ पेपर भी करते हैं, रिपीटेड है। जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, अमेरिका, जापान, सभी लोग इसमें शामिल, दक्षिण अफ्रीकी, टर्की, ब्रिटेन, अमेरिका, टर्की पे सभी लोग शामिल है। इसमें विश्व की महत्वपूर्ण अर्थव्यवस्था जो है उसे याद रखिएगा आप लोग। ये प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है। और जो राष्ट्रीय पर्यटन नीति है उस पर मैंने पहले भी चर्चा किया, उस वीडियो को आप लोग देखिएगा ताकि और भी चीज़ें समझ सके। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। चलिए नीचे, तब तक चैनल को आप लोग जरूर शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक ना, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जल्द से जल्द 10,000 जो सब्सक्राइबर की संख्या उसको पूरा करने में सहयोग कीजिए, ताकि हम लोग देखिए जो टारगेट लेके चले हैं स्मार्ट क्लास के, उसके लिए जल्द से जल्द हम लोग काम कर सके। एक रिस्क फिर से लेकर हम लोग स्मार्ट क्लासेस पाए और आप लोग को बेहतर तरीके से चीज़ों को प्रोवाइड कराया जा सके। देखिए भारतीय पाकिस्तान से सटी सीमा पर वायुसेना अब लगेंगे नए पंख, तो वायुसेना के संदर्भ में जो गतिविधियां हो रही है उस पर आप लोग नज़र रखिएगा, इससे की नोट्स कवर करिएगा, क्यों ज़रूरी है, महत्व, सामरिक महत्व है, इस पर चर्चा किया है। पेपर आप लोगों को ऐप पर अवेलेबल है, तो आप लोग जाके देख सकते हैं।
वहाँ पर कवर कर सकते हैं। अंडरलाइन किए हुए सारे पेपर वहाँ अवेलेबल करा दिए जाते हैं, तो आप लोग ज़रूर जाके देखिएगा। डिफेंस एक्सपो आत्म भारत का ताकत है, प्रतीक राजनाथ सिंह के द्वारा बोला गया, जो हमारे रक्षा मंत्री हैं। देखिए यहाँ पर चीज़ें देखिए, कुछ बातें हैं उसे ज़रूर जानिएगा। जैसे डिफेंस एक्सपो जो 2022 आत्मनिर्भर भारत का ताकत का प्रतीक है, राष्ट्र गौरव शक्ति, राष्ट्र के संकल्प के रूप में डिफेंस एक्सपो को देखा जा रहा है। अगले 25 वर्ष तक भारत दुनिया का रक्षा विनिर्माण केंद्र होगा। तो मैं जो बातें बोल रहा हूँ 15 से 20 साल ना, आप लोग याद रखिएगा, भारत एक सशक्त राष्ट्र के रूप में उभरने वाला है, क्योंकि सरकार की जो नीतियाँ हैं इसी ओर इशारा कर रही है। वर्तमान में जो सरकार है, आने वाली जो सरकारें होंगी वो भी इसी दिशा में काम बेहतर तरीके से करेगी, क्योंकि एक मानक ट्रेड बेंचमार्क स्थापित कर दिया गया है वर्तमान सरकार के द्वारा। जब हम कभी आयातक हुआ करते थे, अब निर्यातक के दृष्टि में आने लगे हैं, स्टार्टअप यहाँ स्टार्ट हो गया है, तो ये सब चीज़ें और भी बेहतर माहौल को क्रिएट करेगी। देखिए, थल सेना, थल जल थल नभ सेना अपने शौर्य प्रदर्शन कर रही है इस एक्सपो में। अब भारत के छात्र छात्राओं युवाओं काउंटर टेररिज्म, इंटरनल सिक्योरिटी, काउंटर इमरजेंसी, साइबर वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे शिक्षा पर ध्यान देने के लिए आग्रह किया गया। एक नए कॉन्सेप्ट को में छात्र शामिल हो, इसके लिए भी आपको रक्षा मंत्री के द्वारा आग्रह किया गया। और देखिए, इस एक्सपो का थीम क्या है, पाथ टू प्राइड यह थीम है। तो आपको विषय भी पूछा जाता है, तो आप लोग इस सब कुछ चीज़ों को कवर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, नीचे आर्टिकल में है। देखिए ये आर्टिकल आप लोग पढ़िएगा, माओवादी आतंक का अनावश्यक नरमी, यह बहुत ही घातक सिद्ध होगी आने वाले समय में, यह बात की गई है इस लेख में। हालांकि माओवादी उग्रवादी जो संगठन है उसके बारे में मैंने पहले भी आप लोगों को एक न्यूज एनालिसिस किया हूँ, उस पर विस्तृत नोट्स भी दिया हूँ, तो आप उसे ज़रूर कवर कीजिएगा, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट में देखिए आप लोग, प्लेलिस्ट जो यूट्यूब पर प्लेलिस्ट है ना, उसे ज़रूर सर्च कीजिएगा। उस पर आपको बहुत सी चीज़ें जो मिलेगी आने वाले 1 से 2 साल के लिए उपयोगी होगी। युक्ति आईएएस पर उन वीडियो को अपलोड किया जाता है जिसका स्टैटिस्टिक्स पास आने वाले समय में आवश्यक हो, तो इसलिए प्लेलिस्ट आप ज़रूर जाके देखिएगा। प्लेलिस्ट यूट्यूब के प्लेलिस्ट, आप जब मान लीजिए युक्ति आईएएस का चैनल खोलते हैं यूट्यूब पर, तो वहाँ पर होम रहता है, होम पेज नीचे रहता है, उसके बाद नीचे कमेंट आपको प्लेलिस्ट रहेगा, तो प्लेलिस्ट सर्च कीजिएगा जाके, आप वहाँ जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में कौन कौन से वीडियो। नहीं तो मैं इस पर एक प्लेलिस्ट से संदर्भ वीडियो बना दूँ, क्योंकि किन्हीं का क्यूरी आया था प्लेलिस्ट को कैसे देखें सर, तो मैं आपको आज एक वीडियो बना दूंगा ताकि आप लोग चीज़ों को समझ सके कि कैसे युक्ति या इसके टेलीग्राम चैनल या तो यूट्यूब चैनल को उपयोग कर सकते हैं अपने अध्ययन अध्यापन में। तो चलिए देखिए, कुछ मामले थे उसमें ये चीज़ उभर कर सामने आई कि ज़्यादा नरमी सही नहीं है। माओवादी आतंक की साजिश में शामिल होने वाले आरोपी को एक मामले सत्र न्यायालय द्वारा दोषी पाए जा चुके दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर जी.एन. साई बाबा की दोष सिद्धि के विरुद्ध की गई अपील बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा स्वीकार करते उन्हें और 4 अन्य दोषियों दोष मुक्ति करके बरी कर दिया गया है। तो इस मामले में सुप्रीम कोर्ट के कुछ निर्देश आए हैं, कुछ चीज़ें हैं। तो देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने रेखांकित किया है, जैसे कि सर्वोच्च न्यायालय देश द्वारा रेखांकित किया गया कि वह यह था कि किसी साधारण आपराधिक मामले में भी अपीलीय न्यायालय निचली अदालतों के फैसले में तथ्यों, साक्ष्यों और आदि को लेकर उपस्थित निष्कर्षों को पलटे बिना दोषी को दोष मुक्त नहीं कर सकता है, जबकि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इस मामले में ऐसा ही किया गया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह टिप्पणी की गई है कि बॉम्बे हाई कोर्ट द्वारा इस तथ्य को भी ध्यान नहीं दिया गया कि मामला देश की सुरक्षा की और संप्रभुता से जुड़ा हुआ है तथा इसके चलते साक्ष्यों को दरकिनार करते हुए मात्र तकनीकी आधार पर जी.एन. साई बाबा को दोष मुक्त कर देना सही नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह माना है कि देखिए, किसी मामले के तकनीकी पक्ष को नहीं देखिए, उसके व्यवहारिक पक्ष को भी देखिए, उसके सामाजिक पक्ष को भी देखिए, राष्ट्र की एकता अखंडता किस रूप से उस मामले में प्रभावित हो सकती, उन मामलों को भी देखना जरूरी है। इसलिए यह चर्चा का विषय हो गया है, क्या अनावश्यक नरमी हमारे राष्ट्रीय सुरक्षा को सिद्ध कर सकती है या उसको प्रतिस्थापित कर सकती है, या टॉपिक उससे कवर करता है। तो इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िएगा,
बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। आपसे इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं, ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते रहे हैं और पूछे भी जा सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे। एक आर्टिकल है, उच्च शिक्षा तक सीमित सभी की पहुंच हो सुनिश्चित, यह बात की जा रही है। तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में पहले भी हम लोग बहुत बार बात की, एक दो बार बात नहीं की है, बहुत बार बात की है। उसी के संदर्भ में देखिए राष्ट्रीय शिक्षा नीति में कुछ सुझाव इनके द्वारा दिया गया है जो अंडरलाइन कर दिया गया है, जैसे शैक्षणिक उपलब्धि सामाजिक विकास की प्रगति प्रदान करता है, समावेशी सूचकांक को मजबूत करती है, एक स्नातक व्यक्ति के पास नियमित नौकरी के व्यापक संभावनाएं होती हैं, हमारे देश में यह कुल औसत वेतन का लगभग 1.9 गुना अधिक कमाता है। ध्यान रखिएगा, औसत वेतन है जो उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति 1.9 गुना अधिक कमाता है। तो ये सब बातें की गई है। और उच्च शिक्षा में खर्च पिछले 10 वर्षों में तेज़ी से बढ़ा है, परिणाम स्वरूप सामाजिक आर्थिक खाई चौड़ी हुई है। निम्न आय वाले परिवारों के युवाओं को उच्च शिक्षा प्रणाली में निर्वासन की ओर ले जाने वाले अधिकांश कामकाजी परिवार यह असहनीय प्रतीत होता है। तो ये सब आंकड़े दिए गए। शैक्षणिक असमानता क्या, उसके बारे में बात की गई है। सामाजिक और आर्थिक प्रतिकूलता क्या, उसके बारे में बात की गई है। और देखिए एक चीज़ और यहाँ पर है, जहाँ पर मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ कि इकोसिस्टम जो है अभी है वर्तमान में उस शिक्षा का इकोसिस्टम वो गरीब विरोधी है। तो इसके संदर्भ में चर्चा परिचर्चा करता है। तो देखिए इसको आप लोग ज़रूर पढ़िएगा ताकि आप लोग इससे कलेक्ट न्यूज़ राष्ट्रीय शिक्षा की नीति में कुछ न्यूज़ अपडेट कर सकें। एक न्यूज़ है नीचे, उसके बाद हम लोग कवर कर लेंगे। देखिए आंकड़ा आप लोग याद रखिए, पीटी ओरिएंट है, इसे कवर कर सकते हैं। भारत में 100 से सबसे अमीर लोगों की संपत्ति 800 अरब डॉलर है, भारत के 100 अरबपति जिसमें सूची दी गई है। तो इस सूची को याद रखिएगा, जैसे गौतम अडानी के पास 150 अरब की संपत्ति, मुकेश अंबानी, राधा किशन दामनी, साइरस पूनेवाला, तो ये सब सूची याद रखिएगा। प्रश्न पीटी के संदर्भ में पूछ सकता है सबसे ज़्यादा। इस प्रकार के जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, जैसे आप लोग बहुत से फॉर्म भरते होंगे स्टेट लेवल पर भी, तो वहाँ पर इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है देखिए, अमेरिका में फिर लगातार लौटाई जा रही है जो चोरी, जो तस्कर लोग लेके चले जाते हैं भारतीय कलाकृति, उनका पुनः भारत लाया जा रहा है। 307 प्राचीन काल वस्तुओं को वापस भारत दिया जाएगा। तो देखिए इस सूची को याद रखिएगा। यहाँ पर आप लोग को ये सब प्रश्न भी पूछा जाता है पीटी के स्तर पर, जितने भी स्टेट लेवल के एग्ज़ाम हैं वहाँ पर प्रश्न यहाँ पूछे जाते हैं इस सब टॉपिक से। अमेरिका में 15 साल की जांच के बाद 307 प्राचीन वस्तुओं को भारत लौटा दिया जा रहा है और 235 अमूल वस्तुएं मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट अटॉर्नी के कार्यालय और डीलर सुभाष कपूर ने जब्त किया। उसी के संदर्भ में भारत के साथ साथ अफगानिस्तान, कंबोडिया, इंडोनेशिया, म्यांमार सभी देशों के साथ तस्करी जो अमेरिका भेजे जाते हैं उसको लौटाई जा रही है। और इसमें देखिए 12 से 13वीं शताब्दी के आर्क परिकारा भी शामिल है जो संगमरमर से तैयार किए जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसका चित्र भी दिया हुआ है, तो आप लोग इसे देखिएगा। ये सब न्यूज़ आपको अपडेट करना है, ऐसा नहीं कि इसको रट जाना है, याद करना। बस याद रखिए किन देशों के साथ कितनी कलाकृतियाँ वापस हो रही है, पीटी फैक्ट के रूप में ऐसे ही पूछा जाता है। चलिए नेक्स्ट, और हिस्ट्री में आपको हिस्ट्री वाले पार्ट में अगर पूछा जाए तो वर्तमान संदर्भ में, समसामयिक संदर्भ में सब को केस स्टडी के तौर पर यूज कर सकते हैं, अर्थात है उसमें अपने करंट से किसी टॉपिक को जोड़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, एक न्यूज़ है नीचे, उसके बाद आज का न्यूज़ एनालिसिस समाप्त हो जाएगा। फिर कल हम लोग मिलेंगे नए न्यूज़ के साथ। देखिए है नीचे कहीं न्यूज़ था, मैंने उसे अंडरलाइन भी किया हूँ, कहीं टिक किया हूँ। देखिए ये पीटी फैक्ट है, इसे ज़रूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पीटी फैक्ट बन जाएगा, क्योंकि कतर जो है जो गैस ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। उसमें पहली बार 800 मेगावाट क्षमता वाले अल खरसाह में सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किया गया है। तो किस देश में, अरब देश में यह पूछ सकता है कि पहला सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया गया। और कतर से रिलेटेड जब प्रश्न होता है तो आपको बीपीएससी के एग्ज़ाम में लगातार देखने को मिलता है, यूपी पीसीएस में मिलता है या स्टेट पीसीएस जो भी है वहाँ देखने को मिलता है। गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जो स्टेट लेवल के होते हैं, सेंट्रल लेवल के होते हैं, वहाँ इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, क्योंकि कतर एक हमारा महत्वपूर्ण सहयोगी देश है। तो इस प्रकार से आप लोग को कवर करना है। ये न्यूज़ एनालिसिस इस प्रकार से ही आपको हेल्प करेगा,
ताकि आपका जो पीटी मेंस इंटरव्यू और इन टॉपिक है वो कवर हो सके। चलिए फिर हम लोग आज नेक्स्ट कल मिलेंगे, तब तक के लिए सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूलें, आप महत्वपूर्ण सुझाव महत्वपूर्ण प्रश्न कर सकते हैं। साथ ही साथ शेयर करना ना भूलें। जल्द ही 10,000 जो संख्या है वो बढ़ाने में हमारी मदद कीजिए, हमारा साथ दीजिए। जितने भी ग्रुप है, शेयर है, फ्रेंड है, सर्किल में व्हाट्सएप स्टेटस हमारे चैनल को लगा सकते हैं, उसके लिंक को। साथ ही साथ देखिए, आप लोग ऐप ज़रूर डाउनलोड कीजिए। ऐप पर ही बहुत सी चीज़ें आप लोग को अवेलेबल कराई जा रही है, तो आप लोग उससे ज़रूर लाभ ले सकते हैं। तो चलिए फिर कल हम लोग मिलेंगे नए न्यूज़ एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।